हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान का कुछ ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सेंटर परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इनके साथ साथ फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इसमें जो हम लोग 80 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं ना, सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, ये 80% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ u/v या फिर u/v या फिर u+v, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ v/u। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि लेंस के केस में जो आवर्धन होता है ना, ये धनात्मक होता है। और दोस्तों, m बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, v/u होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आवर्धन जो होता है ना, ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई भी SI मात्रक नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, किसी माध्यम के अपूर्णांक का मान होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया sin i अपॉन sin r या फिर sin r अपॉन sin i, और ऑप्शन सी में आपका दिया sin i गुना sin r या फिर sin i प्लस sin r। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं किसी भी माध्यम के अपूर्णांक का जो मान होता है ना, sin i अपॉन sin r के फॉर्म में होता है। और दोस्तों, अपूर्णांक को हम लोग जो है ना म्यू या एन के द्वारा सूचित करते हैं। और दोस्तों, अपूर्णांक जो होता है ना, ये साइन आई अपॉन साइन आर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया वास्तविक होता है या फिर काल्पनिक होता है, या फिर कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, उत्तल दर्पण में भी जो है ना हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। और दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उत्तल दर्पण का, या फिर अवतल दर्पण का, या फिर समतल दर्पण का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस के काफी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग के एग्जाम में सेंटर परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहु देखने को मिलेगा। और इनके साथ साथ आपका जो है ना ये साइंस का फाइनल रिवीजन वीडियो है, फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में आपको 5, 7 या फिर 14 या फिर 0। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि कोई भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ना, 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जो अम्लीय विलयन कोई भी आप लोग को बता देते हैं कि जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। और दोस्तों, जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो आपका क्या होता है, क्षारकीय होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में आपका दिया CO2 या फिर क्लोरोफिल या फिर सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी में आपका दिया सभी। तो दोस्तों, स्वपोषी के लिए जो है ना CO2, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम जो है ना किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया क्लोरोफिल में, या फिर लाल रक्त कण में, या फिर वर्णी लवक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है श्वेत रक्त कण में। तो दोस्तों, मैग्नीशियम जो है ना क्लोरोफिल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, पत्ती का रंग हरा जो होता है ना, क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है स्पर्शक के द्वारा, या फिर कुटपात के द्वारा, या फिर जीभ के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अमीबा अपना भोजन का जो पकड़ता है ना, कुटपात की सहायता से पकड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अमीबा जो होता है ना, ये द्विखंडन होता है।
अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका कहते हैं संक्षारण या फिर गैल्वेनीकरण या फिर पानी चरण या फिर विद्युत अपघटन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं की है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों लोहा पर जंग लगने से जो है ना लोहा का भार क्या होता है, बढ़ता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ऑप्शन ए में आपका चीनी की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से या फिर रक्त की कमी से या फिर मोटापा से। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ग्वाइटर और घेंगा होता है ना, यह आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया इंसुलिन या फिर थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी में आपका दिया साइटोकाइनिन। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं यहाँ पे जो पादप हार्मोन होगा ना, साइटोकाइनिन हो जाएगा। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, इनके साथ साथ ऑक्सैलिक भी पाए जाते हैं। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ये एस्ट्रोजन होता है ना, ये मादा हार्मोन होता है। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया दुर्मिका या फिर सिनेटिक दरार या फिर सिनेप्स या फिर एक्सॉन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आवेग। तो दोस्तों दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो है ना सिनेटिक दरार कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया एड्स या फिर बैडी बैडी या फिर घेंगा और ऑप्शन डी में आपका दिया मधुमेह। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं इंसुलिन की कमी से जो है ना मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बैडी बैडी जो है ना ये विटामिन बी के कमी के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया लाल या फिर हरा या फिर पीला और ऑप्शन डी में आपको दिया बैंगनी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से अवशोषण कराया जाता है तो पर्दे पर सात रंग की पट्टी प्राप्त होती है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो जो सबसे अधिक झुकाव होता है ना, सबसे नीचे में बैंगनी कलर होता है, यानी कि बैंगनी कलर का क्या होता है, झुकाव सबसे ज्यादा होता है। और दोस्तों लाल रंग का जो झुकाव होता है ना, यानी कि इसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। ऑप्शन ए में आपको कॉर्निया पर या फिर आइरिस पर या फिर रेटिना पर या फिर पुतली पर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम लोग रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है ना, ये जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोग पता होगा सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होता है ना 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा नेत्र जो है ना, हमारा नेत्र कितना एरिया को कवर कर सकता है। तो दोस्तों हमारा नेत्र एक साथ जो है ना 576 मेगापिक्सल एरिया को कवर कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी में होना चाहिए वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों विभवांतर का जो एसआई मात्रक है ना होता है, क्या होता है, ओम या फिर कूलम या फिर एम्पियर या फिर वोल्ट। तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक जो है ना वोल्ट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। और दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। और दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका अमीटर या फिर वोल्ट मीटर या फिर कूलम और ऑप्शन डी में आपका एम्पियर। तो दोस्तों धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विभवांतर मापने वाले हम लोग यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपको दो उपचयन या फिर संयोजन या फिर उपचयन अपचयन या फिर ऑप्शन डी में आपको दो ऊष्माशोषित। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा श्वसन एक प्रकार का क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है या फिर इसको हम लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के यानी कि विज्ञान के 80 काफी महत्वपूर्ण है ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोगों लास्ट में कमेंट करके बता देना है कि 80% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद है, क्योंकि 80% जो है ना सभी प्रश्न आपका लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या करा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में आपका उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का या फिर बेलनाकार लेंस का या फिर उत्तल और अवतल दोनों का। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उसे अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या कर रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है। ऑप्शन ए में आपको दिया लाल या फिर नीला या फिर पीला और ऑप्शन डी में आपको दिया और नारंगी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा परिकीर्णन करता है ना नीला रंग का परिकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। यही नीला रंग के कारण क्या होता है कि हमें आसमान यानी कि नीला दिखाई देता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अगर दोस्तों अगर आप लोग आसमान को पृथ्वी से देखते हैं तो आप लोग को नीला दिखता है, लेकिन अगर आप लोग आसमान को अंतरिक्ष से देखेंगे ना तो आपको कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो वहां पे किसी भी प्रकार का पार्टिकल्स वगैरह धुलकर नहीं पाया जाएगा। जब पार्टिकल्स धुलकर नहीं पाया जाएगा तो वहां पे क्या होगा कि किसी भी कलर का परिकीर्णन नहीं होगा। जब परिकीर्णन नहीं होगा तो हमें काला ही दिखेगा, नीला थोड़ी दिखेगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए में आपका वसा या फिर एंजाइम या फिर हार्मोन और ऑप्शन डी में आपका दिया कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका नेफ्रॉन या फिर न्यूरॉन या फिर सेरिब्रम और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि अम्ल जो होता है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है ना 7 से कम होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको टमाटर में या फिर इमली में या फिर दही में और ऑप्शन डी में आपको सिरका में। तो दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल जो है ना इमली में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों दही में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दिया सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल या फिर एसेटिक अम्ल और ऑप्शन डी में आपका दिया मेथनोइक अम्ल। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि जो चींटी के डंक और नेटल का डंक होता है ना इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको अभिकारक या फिर उत्पाद या फिर अभिकारक और उत्पाद दोनों और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं या फिर प्रतिकारक कहते हैं। और दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले के पश्चात यानी कि उनके फलस्वरूप जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उससे हम लोग प्रतिफल या फिर उत्पाद या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन ए में आपको सफेद या फिर पीला या फिर हरा और ऑप्शन डी में आपका काला। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है, जो इसका रंग होता है ना कौन सा कलर का होता है, तो दोस्तों सफेद कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का जो कलर होता है ना पीला होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के किस रंग यानी कि वर्ण के तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको लाल या फिर पीला या फिर बैंगनी या फिर हरा। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो लाल रंग होता है ना इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस के वैसे
ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में तो पूछे ही जाएंगे और इनके साथ साथ ये 80% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपका सेंटर परीक्षा में भी पूछे ही जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होके एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ही देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि नरोड़ा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में और ऑप्शन सी में आपका दिया उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि नरोड़ा नाभिक के विद्युत संयंत्र जो है ना ये किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो है ना आपका यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो है ना बराबर पूछे जाते हैं। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए जाना है। दोस्तों नरोड़ा नाभिक के विद्युत संयंत्र जो है ना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि देखिएगा क्वेश्चंस की नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में आपका दे नाभिक की ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा या फिर कोयले से प्राप्त ऊर्जा और ऑप्शन डी में आपका दे प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं जो आने वाले समय में क्या होगा समाप्त नहीं होगा। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा जो होता है ना ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको तो कोयला, लकड़ी या फिर गोबर गैस और ऑप्शन डी में आपका गैस भी। तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है ना कोयला भी है, लकड़ी भी है और गोबर गैस भी है, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि किसी भी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है ना उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोल। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है क्या होता है। ऑप्शन ए में आपको लाल या फिर हरा या फिर काला, ऑप्शन डी में आपको पीला। तो दोस्तों घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार का जो कलर होता है ना काला होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस युक्ति में विभक्त वलय का दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपका विद्युत जनित्र या फिर विद्युत मोटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर मीटर। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि विद्युत जनित्र जो होता है सॉरी यहाँ पे विद्युत मोटर जो होता है ना ये क्या होता है कि विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37वें प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए में आपका तापीय ऊर्जा को या फिर नाभिकीय ऊर्जा को या फिर सौर ऊर्जा को, ऑप्शन डी में आपका दिया स्थितिज ऊर्जा को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो जल विद्युत संयंत्र होता है ना ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 38वें प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है ना 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 39वें प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको बल या फिर शक्ति या फिर ऊर्जा और ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता को जो है ना ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है जूल होता है। दोस्तों जूल को जो है ना हम लोग जे से दिखाते हैं, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 40वें प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर है ना कौन है वही आप लोग को बताना। ऑप्शन ए में आपको तो सल्फर या फिर क्लोरीन या फिर ग्रेफाइट और ऑप्शन डी में आपका आयोडीन। दोस्तों आप लोग बता देते हैं इसमें जो ग्रेफाइट होता है ना ये विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है। और दोस्तों ये ग्रेफाइट एक प्रकार का क्या होता है धातु होता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका धारा को या फिर आवेश को या फिर विभव को और ऑप्शन डी में आपका विद्युत शक्ति को। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा अमीटर से जो है ना हम लोग धारा को मापते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वें प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि 1 MA बराबर होता है, यानी कि जो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है ना वो कितना एम्पियर के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर जो बराबर होगा ना 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत धारा का ऐसे मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। अब देखिए यहाँ पे 43वें प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए में आपको तो छोटा है, फिर बड़ा या फिर बहुत छोटा, और ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना बहुत छोटा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अमीटर का विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग अमीटर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 44वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में आपको धारा के परिमाण में वृद्धि, या फिर धारा के परिमाण में कमी, या फिर धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, और ऑप्शन डी में आपके इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो रियोस्टेट का जो उद्देश्य होता है ना ये क्या होता है कि धारा के परिमाण में वृद्धि यानी कि कमी होता है, या फिर वृद्धि या फिर कमी होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45वें प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन से है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको तांबा का, या फिर लोहा का, या फिर चांदी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया नाइक्रोम का। तो दोस्तों जितने भी हीटिंग एलिमेंट होता है ना उसका जो कॉइल होता है ना उसका कॉइल हम लोग नाइक्रोम का बनाते हैं, क्योंकि ये नाइक्रोम का गलनांक जो है ना बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नाइक्रोम का इसका कॉइल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए हमें 46वां प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको तांबा, या फिर सोना, या फिर चांदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो सबसे अच्छा चालक यानी कि जो गुड कंडक्टर होता है ना चांदी होता है, ये तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक और परीक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पे 47वें प्रश्न को देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिएगा क्वेश्चन से कराया कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधी का जो कुल प्रतिरोध होता है ना क्या होता है बढ़ता है, या फिर घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी में आपके में से कोई नहीं। तो दोस्तों समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होता है ना क्या होता है बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 48वें प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कि चालक का प्रतिरोध जो है ना किन किन बातों पर निर्भर, यहाँ पे क्वेश्चन से होना है कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। नहीं आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं जो चालक का प्रतिरोध निर्भर किन किन बातों पर करता है, तो आप लोग को पता ही होगा चालक की लंबाई पर भी करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर भी करता है, और चालक के तापमान पर भी करता है। लेकिन चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर जो है ना चालक का प्रतिरोध डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको एसी करंट, या फिर डीसी करंट, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं जिस भी सर्किट में दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी कि एसी करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो समांतर क्रम में, या फिर श्रेणी क्रम में, या फिर दोनों में, और ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वोल्ट मीटर को जो है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये आपका फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का सेंटर परीक्षा में भी जो है ना बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक क्वेश्चंस को याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा जो कॉर्निया होता है ना ये नेत्र का क्या होता है रंगहीन भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव नेत्र के रेटिना पर जो है ना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आप लोगों को पता ही है ये बात। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो कैंडला के रूप में, या फिर जूल के रूप में, या फिर एम्पेयर के रूप में, या फिर एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य को जो है ना सामान्यतः एंगस्ट्रॉम के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है ना हट टच होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ना सबसे ज्यादा होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, समान होती है या फिर भिन्न भिन्न होती है, या फिर ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में जो है ना, प्रकाश की चाल अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है या फिर ज्यादा होता है या फिर समान होता है। और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा जो है ना समान होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जितना दोस्तों वायु में प्रकाश की चाल होता है उतना ही जो है ना निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होता है ना, क्या होता है कि वायु में भी होता है और निर्वात में भी प्रकाश की चाल होता है, यानी कि दोनों जगह क्या होता है, सेम होता है प्रकाश की चाल। अब देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है जो तारे टिमटिमाते हैं ना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 56वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव नेत्र के दृष्टि का अस्तित्व होता है। तो दोस्तों हम देखिएगा, अब अगर आप जो है ना कोई भी फिल्म वगैरह सिनेमा घर में देखते होंगे तो आप लोग को जो है ना अगर सिनेमा ऑफ हो जाता है तो आपका वो छवि जो है ना, आपका जो इमेज होता है, यानी कि जो आप लास्ट सीन देखते होंगे फिल्म में, तो वो लास्ट सीन जो है ना आपका नेत्र में 1/10 सेकंड तक रहता है, ठीक है, वो लास्ट सीन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1/10 सेकंड। कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारे नेत्र में जो है ना 1/10 सेकंड तक मौजूद रहता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 नंबर प्रश्न है कि दिवाहरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका तो बहुत कम हो जाता है या फिर परिवर्तित नहीं होती है या फिर बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ऑप्शन सी में आपका इनमें से, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं जब भी ओवरलोडिंग होता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यूज होता है ना, क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो दोस्तों 1 वोल्ट जो है ना जूल प्रति कूलाम के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि ये जो होता है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में आपको तो श्रेणी क्रम में, या फिर पार्श्वबद्ध में, या फिर ए और बी दोनों में। और ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित होता है तो विद्युत धारा का मान होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया, उसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा तो आप लोगों को पता होगा जो आई होता है ना, आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो यहाँ पे Q यानी कि आवेश का मान कितना दिया, 120 कूलम दिया हुआ है। और दोस्तों T यानी कि 1 मिनट दिया हुआ है। T यानी कि ये जो होता है ना टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 60 × 120 हो जाएगा, यानी कि 2 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए में आपको एमीटर में, या फिर वोल्ट मीटर में, या फिर कुंडली में, और ऑप्शन डी में आपको विद्युत सेल में। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि ये जो कुंडली होता है, जो कॉइल होता है ना, इसमें ना तो प्लस का चिन्ह होता है और ना ही ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 62 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो उस समय सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यूज होता है ना, क्या होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक और परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, ये भी जो है ना न्यूमेरिकल प्रश्न है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कराए कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का जो प्रतिरोध होगा ना, क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा यहाँ इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा आप लोगों को पता होगा जो प्रतिरोध यानी कि आर जो होता है ना, ये V/U के बराबर होता है। तो यहाँ पे V का जो मान दिया वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्टेज दिया हुआ है वोल्ट। और यहाँ पे I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि कितना दिया हुआ है, 2 एम्पीयर दिया हुआ है, जिसको हम लोग काटेंगे तो 110 × 220 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है ना, ओम होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 110 ओम। अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए में आपको जो मात्रा या फिर कोयला या फिर पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत होता है ना, क्या क्या होता है, सूर्य होता है, पवन होता है, जल होता है।
सूर्य, पवन, जल, ये क्या होता है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको तो कोयला या फिर लकड़ी या फिर पेट्रोलियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया बायोमास। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि ऊर्जा का यहाँ पे देखिएगा उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत होगा ना क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे में तो उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत होता है ना क्या होता है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। उसके बाद पवन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, पवन ऊर्जा जिसको कहते हैं। तो ये सब क्या होता है कि ऊर्जा का स्रोत होता है। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आप लोगों को कर लीजिएगा सूर्य, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि यही प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए में आपको तो कोयला या फिर लकड़ी या फिर प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी में आपको इनमें से सभी। तो दोस्तों जो प्राकृतिक गैस होता है ना ये क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होता है। इसमें किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होगा ना क्या होगा, जैव मात्रा या फिर बायोमास हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा की उत्पन्न नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो पवन ऊर्जा होता है ना ये सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए में आपको पेट्रोलियम या फिर कोयला या फिर बायोगैस, और ऑप्शन डी में आपको प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होगा ना कौन नहीं होगा। तो दोस्तों पवन, यहाँ पे देखिएगा जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, यानी कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं, यानी कि कौन जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होगा ना क्या होगा, पवन ऊर्जा होना चाहिए, ठीक है, पवन ऊर्जा। तो यहाँ पे जो है ना किसी भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। आने वाले समय में जो खत्म नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, बायोमास और आपका प्राकृतिक गैस, ये तो है ना आने वाले समय में क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो होता है ना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण जो है ना नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसी में भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का नहीं है। कहने का अर्थ है कि कौन जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं जो आने वाले समय में कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्या कभी पवन समाप्त होगा, नहीं होगा कभी पवन समाप्त, और इनके साथ साथ सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा, नहीं होगा। तो ये सब क्या होता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं होता, बल्कि आपका क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको ग्रह या फिर चंद्रमा या फिर सूर्य, और ऑप्शन डी में आपको कोयला। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है ना सूर्य होता है, यानी कि सूरज होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ये प्रश्न जरा बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में प्रकाश ऊर्जा में या फिर गतिज ऊर्जा में या फिर ताप विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों आप लोग बताते हैं जो सौर सेल होता है और ऊर्जा होता है जो रूपांतरित करता है ना किस में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा या फिर किस में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों ये जो है ना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कर रहा है कि सौर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपको लोहा का या फिर चांदी का या फिर तांबा का या फिर सिलिकॉन का। तो दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए जो है ना सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परितारिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परितारिका के जो भीतर होता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि फ्लोमिम के बामहस नियम से में बाएं हाथ की जो तर्जनी संकेत करता है ना, क्या संकेत करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि डायनामो के द्वारा बदला जाता है, यानी कि डायनामो के द्वारा जो बदला जाता है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए हमें 76वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो दोस्तों विभक्त वलय का जो उपयोग किया जाता है ना विद्युत मोटर में किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस के 80 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 77वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होता है ना कितना होता है 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 78वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है ना क्या होता है, यूनिट होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। दोस्तों प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है ना क्या होता है क्या होता है आपका यहाँ पे कूलम या फिर एम्पीयर या फिर ओम, और ऑप्शन डी में आपका जूल। दोस्तों प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है ना ओम होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस के फाइनली यहाँ पे फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए 80 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो है ना आपका सेंटर परीक्षा में भी काम आएगा, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का एसडब्ल्यू क्वेश्चन जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। किसी यहाँ तक क्वेश्चन से कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में या फिर वक्र रेखा में या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में भी बताना है कि 80% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि 80% आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।